नमस्कार, वाह क्या एनएफओ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वाह क्या एनएफओ में हम बातचीत करते हैं उन सभी एनएफओज के बारे में जो कि आने वाले हैं, किस तरह के उनकी की हाइलाइट्स हैं, किस तरह के वो निवेश की अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेंगे और एक बेहतर विकल्प आपके लिए बतौर फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर आएंगे। इसी श्रृंखला में अलग अलग जानकारों से हम बातचीत करते हैं और आज भी हमारे साथ एक एनएफओ पर चर्चा करने के लिए सुरेश सोनी सर मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के। सुरेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और सुरेश सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं उनके एक नए एनएफओ के बारे में जो कि चिल्ड्रंस फंड के साथ शुरुआत होने जा रही है। ये फंड बेसिकली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इस फंड की क्या की हाईलाइट हैं, किस तरह से निवेश होगा, आपके लिए कितना बेहतर होगा और आप इसके ज़रिए अपने बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे अब सीधे सुरेश सर से ही। सुरेश सर नमस्कार। और सबसे पहले तो ये सभी निवेशक समझना चाहेंगे कि इस तरह जबकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छी दौड़ है, अच्छे एसआईपी फ्लोज हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आपने ये फंड लॉन्च किया, तो इसके पीछे के रैशनल क्या हैं, क्या वजह, क्या कारण, किस तरह से निवेशक देखें इस फंड को? धन्यवाद सुमित, और कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो फंड हमने लॉन्च किया है ये गोल ओरिएंटेड फंड है। गोल ओरिएंटेड फंड मतलब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाना चाहूं तो यू आर इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हम लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन कोई प्री डिफाइंड थॉट नहीं होती इन्वेस्टमेंट के बाद। जो भी हमारी महीने के खर्चे निकालने के बाद पैसे बचते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, और उस टाइम पर जो भी कुछ पॉपुलर थीम होती है या किसी का कोई रिकमेंडेशन आया होता है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से रैंडम इन्वेस्टिंग हो गई। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ हो, कुछ डिसिप्लिन तरीके से हो, और तभी उसके बेहतर हमको रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है। इसलिए चिल्ड्रन फंड जो है वो एक गोल ओरिएंटेड फंड है। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के जरिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो एक आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी लाता है और एक आपको उस गोल की तरफ पहुंचने के लिए प्रेरित भी करता है, और थोड़ा डिसिप्लिन भी रहता है हमारा। तो सुरेश सर, आमतौर पे जब भी कभी निवेश की बात आती है तो सबसे पहले निवेशक सोचता है कि इक्विटी फंड में पैसा डाल देते हैं, सबसे आसान सबसे सीधा तरीका वही होता है। लेकिन अगर इक्विटी फंड के सामने विज़ा वी कंपैरिजन किया जाए इस फंड का, तो उसको ना चुन के इसको क्यों चुना जाए? और दूसरा, क्या वो टेलर मेड स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई की हैं जिसका फ़ायदा निवेशक उठा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल सुमित जी। देखिए, क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी सबसे अच्छी एसेट क्लास रहती है। इसलिए अगर हमको किसी भी गोल के लिए लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी देखना चाहिए। नो, इक्विटी ओरिएंटेड नॉर्मल फंड और इस फंड के अंदर में तीन क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। एक तो कि किस तरीके से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स के अंदर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है और पैसा कुछ हद तक एक अवधि के लिए रहता है, तो हम लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट करते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में थोड़ा फर्क होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो इन्वेस्टर के अपने आउटलुक के अंदर फर्क होता है। इसमें आप एज अ पेरेंट अपने चाइल्ड के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम खाली अपने अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन आप अपने चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर हमेशा ये रहता है कि बेनिफिशियरी जो है, जिसके अकाउंट में पैसा बाद में जाएगा, वो हमेशा बच्चा रहेगा, ताकि पैसा उसी को मिले जिसके लिए ये सेल किया जा रहा है। तो इसके अंदर में, और दूसरा इसमें ये भी रहता है कि इसके अंदर कुछ पीरियड जो है वो लॉक इन रहता है, तो पैसा थोड़ा एक अवधि के लिए लगता है। तो मिनिमम आप 5 साल या 18 साल का बच्चा हो तब तक के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो डिसिप्लिन रहता है। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली पैसा जो है बच्चे को मिलता है। ये इसके अंदर डिफरेंशिएटर है। इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर हम आप एज अ फंड मैनेजर देखें तो चूंकि पैसा हमें लंबी अवधि के लिए मिलता है, हम लॉन्ग टर्म व्यू ले पाते हैं और काफी स्टेबल फंड रहता है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का हमारा जो तरीका होता है वो भी काफी स्टेबल और अच्छे रिटर्न आते हैं, जो जबकि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो सुरेश सर, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है, जो आज हम सोचते हैं और जो कल होता है उसमें। हमने जब एजुकेशन की शुरुआत की थी तब इन्फ्लेशन कहीं और था, आज इन्फ्लेशन कहीं और है। तब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन उतनी नहीं थी जितनी अब है। सो
ये सब तरह की चीज़ें बहुत हद तक आपकी प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं कि आपने आज कुछ सोचा, इन्फ्लेशन आया और आपकी फ्यूचर प्लानिंग बिगड़ गई। इसको आप कैसे केटर करोगे, या इस चीज़ को कैसे आप कंसीडर करके चल रहे हो अपने फंड्स में? इनफैक्ट उसी के लिए हमें सेव करना जरूरी है। देखिए, हम क्या आज की तारीख में देखते हैं तो भारत में हमारा इन्फ्लेशन जो डिक्लेयर होता है वो 4 से 6% के बीच में हम हमारा WPI या CPI इन्फ्लेशन जब भी आप देखें। लेकिन एजुकेशन का जो फील्ड है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि आपने नॉर्मल एजुकेशन के अंदर इन्फ्लेशन की रेट पिछले 2 डिकेड में हमने जो स्टडी करी है उस 11% इन्फ्लेशन रहा है ईयर ऑन ईयर। तो 11% तो आप देखिएगा तो किसी भी एसेट क्लास में आप बैंक डिपॉजिट ले लीजिए या फिर आप कोई ट्रेडिशनल सेविंग देखिए, वहां पर आपका पैसा उस स्पीड से ग्रो नहीं करता। तो इन्फ्लेशन के साथ आपको अपनी चाल बनाकर रखने के लिए या इन्फ्लेशन से आगे बढ़ने के लिए इक्विटी ही खाली एक ऐसा माध्यम है जहां पर कि आपको उससे बेटर रिटर्न मिलता है। दूसरा क्या हुआ, ये तो हुआ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है उसमें। एक चीज जो बड़ी हम देख रहे हैं आज की तारीख में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नए नए करियर ऑप्शन या नए नए एजुकेशन ऑप्शन भी खुल रहे हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो आज के 25-30 साल पहले होते नहीं थे मार्केट के अंदर में। और एजुकेशन इटसेल्फ ग्लोबलाइज होती जा रही है। तो एक तो बेसिक एजुकेशन की रेट बढ़ती जा रही है, दूसरी एजुकेशन के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर में कहाँ पे बच्चा पढ़ाई करेगा वो सब एक नए नए एरिया खुलते जा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन के अंदर में नॉर्मली हर पेरेंट की यही वरी रहती है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें और उसके लिए हम ठीक से प्रिपेयर हों। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के फंड्स के अंदर में हम निवेश करें और उसके लिए ठीक से प्लान करें। तो सुरेश सर, क्योंकि मैक्सिमम जो इक्विटी का एलोकेशन है रफली 80% के आसपास वो इक्विटी में है जो आप फंड का एलोकेशन करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर भी बहुत पिक एंड चूज करने की ज़रूरत है कि बाजार है बॉयंट, हाइज के आसपास कामकाज कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी थोड़े से महंगे हैं। सो इसको चूज करना, आप इसको कैसे हाईलाइट करोगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो? तो ये फंड की इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है पूरी फ्लेक्सिबल है। ओके। सो हम डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वैल्यूएशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में अपना पोर्टफोलियो अलोकेट कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो आपकी बात सही है, फंड का टिल्ट जो है ज्यादा करके लार्ज कैप की तरफ रहेगा इस वक्त मार्केट को देखते हुए। बट ओवर अ टाइम वी हैव अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी कि लार्ज से आप मिड में या स्मॉल के अंदर जहां भी हमें अच्छे मौके मिले वहां पर हम पोर्टफोलियो का टिल्ट चेंज कर सकते हैं। तो सुरेश सर, क्योंकि इसी से ही फॉलो अप क्वेश्चन भी रहता है, आपने जो फंड के एलोकेशन की बात की है उसमें सेक्टर वाइज आप टॉप टू बॉटम साइड पे जाएंगे। सो बहुत सारे निवेशक आपको सुन रहे होंगे जो फंड में निवेश करना चाह रहे होंगे, उनको अगर आप डिटेल में समझा पाएं ये क्या अप्रोच रहेगी आपकी, फिर आप स्टॉक्स में बॉटम टू टॉप साइड जाओगे, सो ये अप्रोच क्या रहने वाली है, कैसे इसको वो समझें? श्योर। देखिए, हमारी बड़ी सिंपल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, उसको हम बोलते हैं BMV। बी फॉर बिजनेस, M फॉर मैनेजमेंट और V फॉर वैल्यूएशन। तो जब भी हम स्टॉक्स को देखते हैं तो उनको इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर इवेल्युएट करते हैं कि पहला कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना स्ट्रांग है, कितने लंबे टाइम तक उसके अंदर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखती है हमें, और कितनी कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव है। सेकंड, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से कैपेबिलिटी और शेयर होल्डर्स के साथ में अपना रिटर्न शेयर करने की उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा हुआ वैल्यूएशन कि क्या हमें वो स्टॉक सही दामों पे मिल रहा है जिससे कि आगे हमें पैसा बनाने का मौका मिले। तो ये तीनों फिल्टर लगाते हैं हम कोई भी स्टॉक को इवेल्युएट करके, और जब उससे पास होता है स्टॉक तभी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली बॉटम अप अप्रोच करते हैं स्टॉक्स के बारे में। नाउ रिस्क कंट्रोल के लिए एक चीज जरूर ध्यान रखते हैं कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर में जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं हो, और हम जिन सेक्टर्स को चूज करें वो सेक्टर ऐसे हो कि जिनके अंदर में ओवरऑल ग्रोथ का माहौल हो और स्ट्रेच वैल्यूएशन नहीं हो। तो वो जो टॉप डाउन जो आता है वो एक तरीके से रिस्क मिटिगेशन के लिए आता है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन हमेशा बॉटम अप से होता है। तो सुरेश सर, क्योंकि आप डिकेड से मार्केट में हो, आप मल्टीपल फंड्स को देख चुके हो, बड़ी मार्केट को आपने एक समय तक देखा है, सो एक समझने के लिए बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने जो BM शब्द का इस्तेमाल किया है जिसमें BMV का, उसमें आप वेटेज किसको सबसे पहले देते हो और किस तरह से वेटेज असाइन करते हो? श्योर। तो सबसे पहले इसी ऑर्डर के अंदर में बिजनेस और मैनेजमेंट को हाईएस्ट वेटेज होता है, और वैल्यूएशंस जो है वो एक तरीके से आप उसको थोड़ा सा एस्टिमेट करते हैं
सो कभी अगर आपको बहुत कंपेलिंग बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट थोड़ा सा महंगा भी मिले तो आप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके। बट बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों सॉलिड होना चाहिए। सो जी, बिजनेस और मैनेजमेंट को पहले ज्यादा वेटेज दिया जाता है, उसके बाद में वैल्यूएशंस देखा जाता है। चलिए परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और सुरेश सर, क्योंकि आपने रीबैलेंसिंग की बातचीत भी की है, तो रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी किस तरह से मान के चलें, क्योंकि बाज़ार इतना ज़्यादा इस समय वॉलेटाइल है और कई बारी आम तौर पे किसी भी शेयर के वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड होने में बहुत समय लग नहीं रहा है। सो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे और कैसे रीबैलेंस करोगे? देखिए, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो मीडियम टर्म के हिसाब से करते हैं, तो इस हिसाब से नहीं करते कि आज लिया और अगले 2 महीने में बेचा। जी। तो नॉर्मल हमारा टाइम होराइजन करीब करीब 3 साल से 5 साल रहता है स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्ट करके सो जाएंगे। देयर इज अ डेली, ऑलमोस्ट हमारी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहती है पोर्टफोलियो की। और उस पीरियड के अंदर में या तो अगर हमारी जो ओरिजिनल थीसिस थी, जिस हिसाब से हमने स्टॉक खरीदा था, वो सही नहीं आती है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कोई चेंजेस आ गए उस वजह से, या फिर वैल्यूएशंस काफी डिफरेंट हो गया, जो हम सोच रहे थे कि 3 साल के अंदर में रिटर्न आना चाहिए वो अगर आपको 6 महीने में मिल गया और आपको लगता है कि इसके बाद रिटर्न की गुंजाइश नहीं है, तो सिचुएशन में आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। ओके। और एक चीज़ और सुरेश सर, अगर एक आम निवेशक आज ये प्लान कर रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास आइडेंटिफाई करता हूँ, चलिए 20 साल में लें, जिसमें इन्फ्लेशन भी चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की एक बड़ी प्लानिंग के लिए कितना उसको आज निवेश करना चाहिए इस फंड में, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उसके लिए क्या आप आंसर रखते हो? बड़ा अच्छा सवाल सुमित जी। इनफैक्ट 1 करोड़ अगर हम सुने ऐसे तो बड़ा, बहुत बड़ा फिगर लगता है हम सबको इन्वेस्ट करके अचीव करने के लिए, लेकिन अगर सिस्टमैटिकली प्लान तरीके से करें तो ये बड़ा आसान है। तो मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग एक ग्रोथ रेट 13% के आसपास भी अचीव करें मार्केट की ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स, और आप खाली एक 9,000 रुपए महीने की एसआईपी चालू करें, तो अगर आपका पैसा 13% पर एनम से ग्रो करता है अगले 2 दशक तक, तो आपका पैसा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये मतलब बहुत मुश्किल गोल नहीं है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली और सही वक्त पर आप शुरुआत कर पाए। दूसरा तरीका इसको करने का ये हो सकता है कि आप समझिएगा, बोलेंगे कि भाई 9,000 मेरे पास आज नहीं डाल सकता हूं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं करीब करीब 4,600 रुपए से भी अगर आप शुरुआत करें और हर साल अपना अमाउंट 10% बढ़ाते जाए, तो पहले साल में 4,600, दूसरे साल में 460 ऐड करके, और इस तरीके से अगर आप बढ़ाते जाएं तो भी आप 1 करोड़ अचीव कर सकते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मतलब हमने बता रहे हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो अमाउंट आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सके वो आप इन्वेस्ट करिए। ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर की आपका पैसा काफी अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म कंपाउंड होता है और आपको इन्फ्लेशन से आगे ले जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अगर बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह के ऑप्शन कंसिडर करें। तो सुरेश सर, एक सवाल हमेशा हर निवेशक के मन में आता है जब भी वो बाजार में पैसा डालता है, कि पॉजिटिव तो हम सब सुनते हैं, नेगेटिव भी होंगे कुछ ना कुछ, कोई डाउनसाइड रिस्क तो यहाँ पर भी खड़ा होगा ही होगा। सो वो रिस्क क्या है, क्या मिटिगेशन है, उसका तरीका कैसे तय करे एक आम निवेशक? श्योर, नहीं बिल्कुल सही है, अच्छी चीज पूछी आपने। देखिए, मार्केट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 13% के आसपास की ग्रोथ हो मार्केट में, तो कोई एक साल होगा जबकि मार्केट 30% रिटर्न दे और कोई साल होगा जबकि निगेटिव रिटर्न भी दे। तो वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट का एक फैक्ट है, और अगर आप उससे डर जाते हैं या आप शॉर्ट टर्म का ओरिएंटेशन लेकर आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए नेगेटिव होता है। तो इसलिए आपको व्यू हमेशा ये लेकर आना चाहिए कि हम कम से कम 5 साल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप कम से कम वो फिल्टर लगा कर रखें, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो उसके बीच में वॉलेटिलिटी आती है जाती है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, यू डोंट लूज मनी व्हेन द मार्केट पैनिक्स, यू लूज मनी व्हेन यू पैनिक। तो अगर मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी आती है तो उससे आपका नुकसान नहीं होता है, अगर आप गलत वक्त पर रिएक्ट करते हैं तो उससे अपना नुकसान होता है। ये चीज़ सोनी सर, डिकेड्स का एक्सपीरियंस ही आपका हाईलाइट करता है, जैसे आप इसको बता रहे हो, ये एक लंबा समय जब आप बाजार में गुजार लेते हो तब आपको ये चीज़ समझ में आती है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और सर। आम तौर पे जो निवेशक हैं उनके रिटर्न का जो पैमाना है वो काफ़ी बढ़ चुका है कोविड के बाद से,
क्योंकि कोविड से पहले का बाजार और कोविड के बाद के बाजार में बहुत अंतर है और बहुत सारे निवेशक उसके बाद आए हैं, सो उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कहीं ज़्यादा है। सो आमतौर पर निवेशक शेयर से कंपेयर कर लेते हैं या फंड जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे कंपेयर कर लेते हैं अपने फंड को। क्या एक रीजनेबल रिटर्न मान के चला जाए और ये कितना सही बेंचमार्क है या नहीं है, और क्या रिटर्न के लिए हम उम्मीद ला के चलें इस फंड से? देखिए, डेफिनेटली हम खुद पैसा शेयर्स में डालते हैं और इंडेक्स में डालते हैं, तो इसलिए इंडेक्स से आपको डेफिनेटली फंड्स को कंपेयर करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। ठीक है। खाली ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स का रिटर्न अगर आप देखिए पिछले 20 सालों का, निफ्टी का रिटर्न करीब करीब 15 से 16% रहा है एनुअलाइज बेसिस पर। पिछले अगर आप बीएसई सेंसेक्स जब 1979 से शुरू हुई थी और उसका आज तक का आप रिटर्न देखें तो उसमें भी 15 से 16% की आपकी एनुअल कंपाउंडिंग हुई है। पिछले 2-3 साल में हमें स्टॉक मार्केट के रिटर्न थोड़े ज्यादा दिखे हैं, 25-30% भी हमको दिखे हैं, लेकिन वो उस लेवल पर सस्टेनेबल कभी नहीं होता। जब आपका रिटर्न अगर पिछले 2-3 साल में ज्यादा आया है तो उसका रीजन या तो ये होता है कि आप अपना पास्ट में कम रिटर्न आया है उसकी भरपाई कर रहे हैं, या आप एक फ्यूचर के रिटर्न से आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि मार्केट जो है 30% पर एनम या 25 पर एनम की प्रतिशत पर एनम के हिसाब से ग्रो करेगा। मार्केट की ग्रो करने की रफ्तार ज्यादा करके इकोनॉमी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होती है। जैसा मैंने कहा, पिछले 20 सालों में निफ्टी का अगर आप रिटर्न देखिएगा तो करीब करीब 15.5 से 16% करीब रहा है एनुअलाइज रिटर्न। हम कंजर्वेटिवली ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अगले 20 साल आप 13% ही मानिए रिटर्न, तो भी उसके अंदर में रिटर्न इतना अच्छा बैठता है कि जो आपके एजुकेशन इन्फ्लेशन या कोई भी और एसेट क्लास है उससे अच्छा रिटर्न आपको आएगा। लेकिन 30-40% की आप उम्मीद मत लगाइए, दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अच्छे फंड्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है या इंडेक्स का है उसको आउट परफॉर्म करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक चीज़ और सुरेश सर, क्योंकि इस सिचुएशन में जब बाजार मतलब मिड कैप स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाइस के आसपास है, लार्ज कैप भले थोड़ा सा नीचे, और आपने ये बात भी मेंशन की कि आप लार्ज कैप में भी फोकस करेंगे मेजर। सो इस सिचुएशन में बतौर निवेशक कि क्या मैं एक बार में एक मुश्त पैसा डालूं या मैं एसआईपी करूं, ये ज़्यादा मतलब ये कशमकश है, तो इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जब भी अगर हमारे पास में सरप्लस है और हमारा लंबे वक्त के लिए हम डाल रहे हैं तो आप लमसम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मार्केट वैल्यूएशंस एकदम एग्जॉर्बिटेंट नहीं है। अगर आप ये देखिएगा निफ्टी का, जैसे अगर हम देखें पी रेशो अभी 21-22 टाइम्स के आसपास है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो ये करीब 20 के आसपास रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत महंगा है। और एक और चीज होती है कि मार्केट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस या परफेक्ट मैथ्स नहीं होता है कि भाई 20 का मतलब यह है कि 18 पे सस्ता है या 21 या 22 पे महंगा है। आप ये बोल पाते हैं कि हाँ 10 पे आया तो बहुत ज्यादा सस्ता है, या 35 के ऊपर चला गया तो काफी ज्यादा महंगा है। तो हम ब्रॉडली फेयर वैल्यू के आसपास है। तो डरने की कोई खास जरूरत नहीं है मार्केट में इस वक्त। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट करें, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ था कि रिटर्न अच्छे आए थे क्योंकि कोविड के अंदर मार्केट काफी गिर गया था। तो उस लोअर बेस से हमें लगता है कि मार्केट ने 25-30% का रिटर्न दिया है। आप सस्टेनेबल 13% के आसपास का अपना एक्सपेक्टेशन बना करके आप आराम से इन्वेस्ट करें, आप डिसअपॉइंट नहीं हो। तो सुरेश सर, एक चीज़ और, क्योंकि अब हम स्लोली एंड स्टेडली साल को एंड कर रहे हैं और नए साल की तरफ शुरुआत करने जा रहे हैं, सो बाजार से क्या उम्मीदें लगा के चला जाए इस अगले आने वाले साल के लिए? क्या एक स्टेडी रिटर्न या एक कंसिस्टेंट रिटर्न जो मार्केट अब तक देता आया है, वॉलेटिलिटी रहती है वो अपनी जगह है, लेकिन एक स्टेडी रिटर्न मार्केट से उम्मीद लगाकर चलें, कंसीडरिंग कि कोई भी बहुत जियोपॉलिटिकल इश्यूज ना हो? हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन देख लिया है बाजार के अंदर में। तो नियर टर्म आउटलुक एज सच ठीक है बाजार की। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हमें ठीक दिख रही है, इकोनॉमी की रफ्तार ठीक दिख रही है। ये जरूर हुआ था कि पिछले 6 महीने में थोड़ी सी इंफ्रा स्पेंडिंग जो है हमारी सरकार की तरफ से वो कम थी क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे। लेकिन जैसे वो स्पेंडिंग पिकअप होती है, और दूसरा ये माना जा रहा है कि विश्व के बाजारों में भी तेजी रहेगी ट्रंप के आने के बाद में, तो उस सब वजह से हमें ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट के लिए आने वाला साल अच्छा होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, फंड पे बातचीत करने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, आपका डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और दर्शकों को इस पूरे फंड्स के हाईलाइट हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और आपको और आपके परिवार, आपकी टीम को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।